नमस्कार, स्वदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रगति वाजपेयी। आज का दिन और आज की खबरें महंगाई के नाम, क्योंकि आज से जीएसटी काउंसिल में ली गई सिफारिशें लागू हो गई हैं और बढ़े हुए जीएसटी दर भी लागू हो गए, जिसके चलते कई चीजें महंगी हो गई, जैसे खाने के आइटम, पैक्ड दही, हॉस्पिटल रूम, होटल के कमरे सहित कई ऐसी चीजें हैं जिन पर जीएसटी लग चुका है और कई ऐसे आइटम भी हैं जिन पर जीएसटी की दरें बढ़ा दी गई हैं। एक तो महंगाई सातवें आसमान पर और ऊपर से रोजमर्रा के सामान पर टैक्स की मार। आखिर इस मार का आम आदमी पर कैसा असर पड़ेगा? इन तमाम मुद्दों को लेकर हम करेंगे एक्सपर्ट्स के साथ बात, लेकिन पहले देख लेते हैं कि कैसे जीएसटी को लेकर मचा है घमासान। चावल, आटा, दही, लस्सी, छाछ, पनीर, गुड़ और शहद, इन जैसी रोजमर्रा की कई चीजों के लिए आज से आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे। इन सभी चीजों के महंगे होने की वजह 5% जीएसटी है। ऐसा पहली बार हुआ है जब घर घर में रोज इस्तेमाल होने वाली इन चीजों को जीएसटी के दायरे में लाया गया है। जून में चंडीगढ़ में हुई जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में जीएसटी की दरों में बदलाव का फैसला लिया गया, जो आज से लागू हो रहा है। ऐसे डेयरी उत्पाद जिन्हें खुला बेचा जाता है वो अब भी जीएसटी के दायरे से बाहर हैं, क्योंकि अब हर प्रकार के चावल और आटा जीएसटी के दायरे में शामिल होंगे, चाहे वो पैक्ड हो या खुले। रोजमर्रा के सामानों के अलावा अब सरकार ने 5000 से अधिक के बिना आईसीयू वाले अस्पताल के कमरे पर भी 5% जीएसटी वसूलने का फैसला किया है, जबकि होटल में 1000 रुपए से कम का कमरा लेने पर 12% जीएसटी लगना शुरू हो चुका है। पहले ये दोनों जीएसटी के दायरे से बाहर थे। जीएसटी दरों में हुई बदलाव के बाद अब हॉस्पिटल के कमरों के किराए पर भी जीएसटी देना होगा। जी हां, सरकार ने 5000 रुपए से ज्यादा के बिना आईसीयू वाले कमरे के ऊपर 5% जीएसटी लगाने का फैसला किया है। इससे इलाज महंगा हो जाएगा। महंगाई की ये मिनी किश्तें लोगों की जेबें ढीली कर रही हैं। आखिर सरकार के इस कदम पर लोगों का क्या कहना है, चलिए देखते हैं। जो मेडिकल के ऊपर सरकार ने जीएसटी लगा रखा है 18%, ये हम लोग के लिए, गरीब आदमी के लिए सबसे बेकार चीज हो रखा है। मेडिक्लेम पे 18% जीएसटी लगी है। इट इज नॉट गुड। इट शुड बी वेव्ड ऑफ, रिफंडेबल और शुड बी मैक्सिमम 5%। तो जो कॉमन पीपल है उनके लिए तो ये 18% जीएसटी वाला रूल काफी इम्पैक्टफुल रहेगा। सरकार जो मेडिकल इंश्योरेंस इतना ज्यादा बढ़ा रही है टैक्स, तो वो एक इंसान एक अकेला इंसान कितना ही खर्चा उठा पाएगा? वो तो बहुत ज्यादा अनफेयर है। महंगाई के मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुधीर कौशिक जी, जो हैं taxspanner.com के को-फाउंडर। सुधीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। महंगाई एक तरह से कहा जाए तो नया शब्द नहीं है। हर एक दिन सुनने की आदत पड़ जाती, कोई ना कोई खबर ऐसी आ जाती कि लगता है अच्छा ये महंगा हो गया, अच्छा ये महंगा, आदत सी पड़ गई है। लेकिन फिर भी क्या कहेंगे आप, आज जिस तरह से जीएसटी के रेट बदल गए, आम आदमी का क्या हाल होने वाला है? मैं उसको ये कहूंगा कि ये एक तो पहले लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है कि रेट चेंज हुए हैं या सिर्फ बढ़े हैं, कुछ चीजों के कम भी हुए हैं। हर समय आदमी को डरना तो चाहिए, लेकिन समझना ज्यादा चाहिए। जितना डरता है उससे ज्यादा समझ ले। कि जैसे हमारे पड़ोस में श्रीलंका में भी एक हमने देखा है कि किस तरह से महंगाई कहाँ पहुंच गई, और उसके पीछे वजह ये थी कि सरकार ने टैक्स में छूट दी थी। अगर जिसको जानकारों को नहीं पता है वो और जानकारी हासिल करे कि वहां पर ऐसी हालत क्यों हुई है, क्योंकि टैक्स में छूट दी गई थी 2018 में काफी सारी। तो टैक्स कलेक्शन सरकार की मजबूरी है, हमारे सबके लिए अच्छे के लिए जरूरी है। इसको आप विकास की कीमत समझ लें। है तो सही कि भाई मेरे पास आज आटा दाल महंगा हो गया या कुछ भी है, लेकिन ये विकास आएगा कैसे? जब हमारी टैक्स कलेक्शन, ये हमारा जीएसटी आया था 2017 जुलाई में, अब 5 साल पूरे हो गए। 60 महीने में 47 ऐसी काउंसिल मीटिंग्स हुई हैं जिसमें डिफरेंट तरह की चीजें की गई हैं और कई बार रेट चेंज हुए हैं। इसको कहते हैं, जो हमारे सीतारमन जी ने कहा है, कि एक तरह की इनएफिशिएंसीज थी। कुछ जगह पर टैक्स जो है वो ठीक तरह से लग नहीं रहा था और कुछ आइटम्स बची हुई थी। तो वो तो एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें जाना ही पड़ेगा, और जहां जहां पर लीकेजेस हैं, इनएफिशिएंसीज हैं, सिर्फ उनको देखा जा रहा है। आप उसको आटे दाल से देख रहे हैं, पर 5% बढ़ा है, वो भी पैकेज्ड पे। पैकेज्ड का मतलब है कि जो चीज किसी पैकेट में आ रही है, शायद जो खुली चीजें मिल रही हैं, चाहे वो दूध हो, दही हो, उन पर अभी नहीं है। और इसको जो अफोर्ड कर रहा है
जो आदमी यूज कर रहा है वो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास में भी आता है, थोड़ा सा लोअर मिडिल में आ जाता होगा, पर टैक्स तो देना ही पड़ेगा हम सबको, क्योंकि हमारे लिए जब ये सड़कें अच्छी बनती हैं या कोई फ्लाईओवर बनता है या आज हवाई जहाज में सफर करते हैं, हम में से ही कुछ लोग हैं जो इस विकास का फायदा उठा रहे हैं। अगर वो विकास के लिए पैसा चाहिए तो आप देखो ना, आज हमारे पास 1,44,000 करोड़ रुपए की मंथली कलेक्शन है जीएसटी की। और एक और बात है कि किसी भी स्टेट ने इन चेंजेस के अगेंस्ट में, यानी कि किसी सरकार ने इन चेंजेस के अगेंस्ट में नहीं बोला है। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि सरकार नहीं तो अपोज करती है जनरली कि गवर्नमेंट ने ये गलत किया है। और ये जीएसटी काउंसिल जो है, अब ये सरकार की भी हद से बाहर है। ऐसा नहीं कि कोई मोदी सरकार है, कोई और सरकार है, ये करती काउंसिल है। उसमें औरों की सरकार के भी नुमाइंदे हैं जो कि इसको प्रपोज करते हैं कि हाँ ये चेंज करना जरूरी है। तो जो चीज जरूरी है उसे समझना चाहिए, डरना नहीं। हाँ, कीमतें बढ़ेंगी, दूसरे देशों में देखोगे तो वहां 400% भी बढ़ चुकी हैं, तो हम किसी तरह से तो कंट्रोल करेंगे। जब हमारा कंजम्पशन कंट्रोल होगा, इससे क्या होता है, जब महंगा हो गया तो हम कम कंज्यूम करेंगे, क्योंकि सप्लाई तो उतनी तेजी से बढ़ती नहीं है, हम कंजम्पशन बढ़ा देते हैं, तो फिर जो डिमांड सप्लाई का गैप आता है। ये आम आदमी को भी समझना है कि जितनी चीज पैदा हो रही है उससे ज्यादा अगर हम डिमांड कर देंगे तो महंगाई बहुत बढ़ जाएगी। अब जब महंगी हो गई तो हम खुद ही कम खरीदेंगे ना। अगर हम पहले जितना भी बेसिक चीज को तो बहुत कम नहीं कर सकते हो आप, आटा दाल चावल वो तो आपको पे ही करना पड़ेगा, और उसमें 5% बढ़ा है, वो भी पैकेज पे। हाँ, ये जो होटल में लोग जा रहे थे 1,000 रुपए तक का बिना जीएसटी के अचानक से मिल गया है, तो ये अभी एक इंडस्ट्री हमारी जिसे कहें होटल इंडस्ट्री, कोरोना से थोड़ी सी लग रहा था कि उभर रही थी, तो मेरी राय में बड़ी जल्दी इनके ऊपर एक अच्छा सा टैक्स लगा दिया है। पता नहीं इसका असर इस इंडस्ट्री पे कितना होगा, पर जो चेक बुक वाली है वो छोटी सी है, एक और जो सरकार ने की है चेंजेस, तो इसको समझने में ज्यादा वक्त लगाएं इससे पहले कि डरें, और फिर अपने बजट को भी खुद इस महंगाई के साथ एडजस्ट करें कि मैं कौन से खर्चे में कर सकता हूं। ये कोरोना की जो एक 2 साल की काफी बड़ी, एक हम कहें कि 100 सालों में आई थी ये परेशानी, उसका कुछ असर सभी देशों पे आ रहा है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कोई और देश की भी तुलना कर लो, वहां भी आंदोलन चल रहे हैं। तो हम धीरे धीरे करके उसको मैनेज कर रहे हैं। अगर आप गाड़ी को बिना ब्रेक के चलाते ही रहोगे तो वो कहीं ना कहीं जाके ठुक जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए इसको छोटे छोटे से ब्रेक्स हैं कि हमारी कंजम्पशन भी हम कंट्रोल करें, अपनी आमदनी के हिसाब से चलें। तो जिन चीजों पे आपको लगता है कि सस्ती हुई हैं उनको भी देखें। हाँ, जो सोलर गीजर वगैरह लगाना चाह रहे थे और देर कर दी, उनके लिए महंगा हो गया है। तो कई चीजों का इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो आप अभी भी खरीदें, आपको एग्जाम किया हुआ है। नॉर्थ ईस्ट घूमने जाएं, वहां पर आपको एयर में जब आप जाते हैं तो बाई एयर में जो आपका जीएसटी लगता है वो भी इकोनॉमी क्लास, बिजनेस क्लास के लिए नहीं है, इकोनॉमी क्लास जाएगा नॉर्थ ईस्टर्न या वगैरह। तो उस स्टेट को प्रमोट, क्योंकि सरकार की मंशा को समझें कि वो क्या कहना चाहते हैं। अब मैं जाना दूसरी जगह चाहता हूं तो मेरी एयर टिकट तो सस्ती नहीं हो सकती। गवर्नमेंट जिस चीज को प्रमोट करना चाहती है वो उसी को करेगी। अब आप कहोगे नहीं मैं तो सिर्फ केरल जाना चाहता हूँ या कश्मीर जाना चाहता हूँ, वहां पर ये छूट नहीं है। अदरवाइज ये इकोनॉमी क्लास के लिए जीएसटी की छूट है एयर टिकट पे। तो ऐसी चीजें जिन पे छूट है उनका तो फायदा उठा लें। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं इस पर, श्रीराम खन्ना जी, जो कि कंज्यूमर राइट एक्टिविस्ट हैं। श्रीराम जी, सुधीर जी बोल रहे थे कि हमें समझने की ज़रूरत है कि सरकार ये जो कदम उठा रही है आखिर क्यों उठा रही है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले सीपीआई के आंकड़े आए थे, उनमें कहा गया कि महंगाई कम हो गई, हम कुछ देर के लिए ही सही लेकिन खुश हो गए। ऐसा लगा कि सरकार जो कदम उठा रही है उन पे उनका असर दिखने लगा है। लेकिन आज जीएसटी की दरें बढ़ जाती हैं तो आदमी कंफ्यूज है कि सरकार कर क्या रही है। मतलब हमारे फायदे के लिए कदम उठाए जा रहे हैं लेकिन उनका फायदा मिल नहीं पा रहा है, तो करें तो क्या करें? देखिए, आज की तारीख में जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो डबल डिजिट्स में बढ़ चुका है, 14-15%, और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो 7-8% पे पहुंच गया है। तो महंगाई जनता की कमर तोड़ रही है, और टैक्स पॉलिसी वैसी होनी चाहिए कि जो अमीरों के कंजम्पशन के सामान पर टैक्स अधिक होना चाहिए क्योंकि वो पैसा दे सकते हैं, और यदि आप गरीबों के, जरूरतमंदों के इस्तेमाल की चीजों पर टैक्स बढ़ाएंगे, बेशक वो 5% क्यों ना हो, तो वो उनको कमर तोड़ता है। उदाहरण के तौर पर अस्पताल में कोई भर्ती हुआ और उसने उसको, क्योंकि वहां पर रहना पड़ेगा कुछ दिन, उसने कमरा लिया तो उस पर भी जीएसटी लगा दिया गया है। तो जो
जरूरतमंद आदमी है, वो इलाज करवा रहा है, उसके पास वैसे ही पैसे कम है, उसका खर्चा आप और बढ़ा रहे हो, ये कहाँ के तर्क है? इसलिए मुझे लगता है कि सरकार जब इस चीज को करती है तो उसको ध्यान रखना चाहिए कि हमें पैसा अमीरों से लेना है और गरीबों पर खर्चना है। ये नहीं है कि भाई आप आंख बंद करके आप टैक्स लगा दीजिए और 70% गरीबों पर असर पड़ रहा है और 30% अमीरों पर फर्क पड़ रहा है। ये कोई अकलमंदी की बात नहीं है। हाँ, हर सरकार को पैसे की जरूरत होती है, टैक्स लगता है और इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जरूरी है, परंतु टैक्स न्याय संगत होना चाहिए और गरीबों पर उसका कम असर होना चाहिए, अमीरों पर उसका ज्यादा असर होना चाहिए। यदि यह ध्यान में नहीं रखा जाएगा तो जो देश में विषमताएं बढ़ रही हैं और अमीरों और गरीबों के बीच में, जो कमाई की अभी भी जो अमीर है वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, गरीब को कुछ हजार रुपए महीने मिल रहे हैं, वो कैसे चलाएगा अपना गुजारा? इस पर ध्यान देने की जरूरत है। धन्यवाद। जी, श्रीराम जी बोल रहे हैं कि सरकार को अपनी टैक्स पॉलिसीज में चेंज करने की ज़रूरत है और सरकार भी, अगर हम कहें कि मजबूर है, उनके सामने भी मजबूरी है, अगर वो टैक्स नहीं बढ़ाएं तो भी कुछ नहीं हो सकता। सरकार अपनी आय बढ़ाने के इंतज़ाम कर रही है, लेकिन आम आदमी की आय बढ़ाने का कुछ मतलब क्लियर एक कॉन्क्रीट प्लान नज़र नहीं आ रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, जैसे अभी इन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में कोई कमरा ले रहा है और वो गरीब आदमी है, 5,000 रुपए दिन का कमरा कौन गरीब आदमी लेता है? क्योंकि हम जब बात कहते हैं तो थोड़ा सा अपनी बात को सार्थक भी रखें कि वो सही हो। और गरीब आदमी 5,000 रुपए का कमरा ले रहा है तो फिर वो सरकारी अस्पताल में कौन जा रहा है जहाँ फ्री इलाज हो रहा है? अमीर कौन है और गरीब कौन है? कौन अफोर्ड कर सकता है? ये डेफिनेशन कहाँ लिखी है हमने? और वो 5% कॉस्ट कितनी कॉस्ट का बढ़ा है? अगर मेरी जो 40,000 रुपए महीना कमाता है, 20,000 कमाता है, वो पैकेज गुड्स खरीद रहा है या कोई और खरीद रहा है? तो हम खरीद कौन रहा है ये देखें, एक्चुअली किसकी जेब से जा रहा है, और किसी की जेब से तो जाएगा ही। और वो कौन सा अमीर आदमी बच गया है जिसके ऊपर कार के ऊपर टैक्स नहीं है या अल्कोहल पे नहीं है या हवाई जहाज की बिजनेस क्लास पे नहीं है? कहाँ आप अमीर आदमी अगर बिजनेस करने वाले ही बाहर चले जाएंगे छोड़कर, तो वो फिर देश में व्यापारी कौन रहेगा? फिर तो आपने इस देश को क्या बना दिया? सिर्फ गरीब वो फ्री में या सस्ते में खाने वाले? जी नहीं, आपको पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी है। और बहुत सारे गरीब बच्चे जो आज भी मेहनत करके अगली सीढ़ी चढ़ गए हैं। मैं खुद एक एग्जाम्पल हूँ, मैं बिल्कुल गरीब घर से आया हूँ और मुझे आज सब कुछ अपनी मेहनत से मिल रहा है। सरकार और पिछली सरकारों ने जो भी किया है, तो सरकार एक हद तक आपको एटमॉस्फेयर देती है, पॉलिसीज बनाती है। आज बिजनेस की कितनी पॉलिसीज बन चुकी हैं जहां आपको सब कुछ डिजिटली अवेलेबल है। अब आप मेहनत कम करने से तो नहीं चलेगा ना। विकास तो देश का होगा तो लोगों को भी उसमें पार्टिसिपेट करना होगा। बैठ करके देखना और उसके साथ उसकी बुराई करने से काम नहीं चलेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, समझना पड़ता है। समय के साथ चीजें बदलती हैं। अगर हम उनको समझने की बजाय उनसे नाराज हो जाएंगे तो हम अलग थलग पड़ जाएंगे। हमें मजबूरी है कि नई नई चीजों को समझें। आज डिजिटल दुनिया में जो बच्चे बाइक पर जाकर के काम कर रहे हैं, आप उनकी इनकम देखो ना, क्या बढ़ी नहीं है? अब अवसर तो बढ़ ही रहे हैं, कौन कहता है कि नहीं बढ़े हैं? हाँ, एक लिमिट तक ही रोजगार हो सकते हैं। किसी भी कंट्री में ऐसा नहीं है कि फुल्ली एम्प्लॉयड है या सबको काम मिला हुआ है। हर देश में, और ये विकसित होने का एक विकासशील देश है। अभी कोई हम डेवलप कंट्री में कहीं भी नहीं है। अभी बहुत कुछ करने के लिए बाकी। अगर मैं उस एंगल से बात करूं तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन वो जो ठीक हो रहा है वो लोग वही हैं जो कहीं मेहनत करके, पढ़ाई करके, अवसरों पे हर बार आगे निकल रहे हैं। उसमें जरूरी नहीं है कि वो सब अमीर घर के बच्चे हैं। कुछ गरीब घरों से, मिडिल क्लास से आगे लोग जा रहे हैं। और ये जो पॉलिसीज बनती हैं, इसकी जरूरत होती है, इसके लिए पूरी की पूरी कमेटी बनती है। और मैं फिर क्या याद दिला रहा हूँ, इसके अगेंस्ट में किसी भी स्टेट ने नहीं कुछ कहा है। ये जो रेट हाइक हुए हैं, नहीं तो अपोजिशन तो वैसे ही बोल देता है। हाँ, सिर्फ पॉलिटिकल उसके लिए हम कह सकते हैं महंगाई महंगाई महंगाई। वो एक इमोशनल है, जैसे हम कभी कभी धर्म के लिए बोल देते हैं ये अच्छा है ये खराब है। वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स की बजाय अगर हम इसको असल में देखें तो ये बैलेंसिंग एक्ट्स हैं, ये इनएफिशिएंसीज को दूर करने के लिए हैं। थैंक यू श्रीराम जी, थैंक यू सुधीर जी, ये सारी बातें हमारे साथ रखने के लिए। क्लियरली दोनों एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि हाँ, महंगाई बढ़ रही है। चीज़ों के दाम अगर आप सतही तौर पर देखते हैं तो आपको लगता है कि ये
महंगाई बढ़ गई है, आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन ये ऐसे सख्त कदम है जिन्हें सरकार को उठाना ही पड़ेगा अगर इकोनॉमी को बैलेंस करना है। रुख करते हैं अगली खबर का। एक तरफ महंगाई की मार तो दूसरी तरफ रुपए का भी हाल लगातार बुरा हो रहा है, यानी डबल झटका। रुपए में भी आज फिर से रिकॉर्ड कमजोरी देखने को मिली। क्या है कारण इतनी कमजोरी को बताने के लिए जुड़े हुए हमारे साथ विश्वमोहन बताएं कि रुपए को लेकर एक्सपर्ट अब क्या बता रहे हैं और कितनी कमजोरी की उम्मीद है यहाँ से और ज्यादा। शुरुआती दौर में रुपए की चाल एक सीमित दायरे में घूम रही थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई, भारत के इकोनॉमी में जहां पर हम 80 से 85% तक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं, तो वो चिंता है। इस वजह से क्रूड में तेजी के साथ साथ रुपए में भी कमजोरी बढ़ती गई और वापस से आज एक नया रिकॉर्ड निचला स्तर हमने देखा 79.99 का। और जानकारों को लगता है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में, हालांकि ऑफशोर ट्रेड में ऑलरेडी 80 के ऊपर जा चुका है और वापस से यहाँ भी ट्रेड में 80 के ऊपर जा सकता है, क्योंकि इंपोर्ट बिल की चिंता लगातार बरकरार है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ने की चिंता बरकरार है और जब तक ब्रेंट क्रूड का भाव $100 के ऊपर है, भारत जैसी इकोनॉमी के लिए आसान नहीं है। और लगातार FIIs की बिकवाली हम घरेलू इक्विटी मार्केट में देख रहे हैं। तो ये तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो रुपए पर दबाव बना रहे हैं और रुपए को अब अभी तक राहत नहीं मिलती दिख रही है। जी, डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट क्यों आ रही है? संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसके कारण गिनाए। इसके साथ ही उन्होंने क्रिप्टो रेगुलेशन को लेकर भी संसद में तस्वीर साफ की है। संसद में सरकार की ओर से दिए गए लिखित जवाब में और क्या कुछ कहा गया है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में वित्त मंत्री ने क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर काफ़ी अहम बयान दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि क्रिप्टो करेंसीज के पक्ष में RBI नहीं है। RBI का ऐसा मानना है कि क्रिप्टो करेंसीज को बढ़ावा देने से भारतीय अर्थव्यवस्था पर काफ़ी नकारात्मक असर हो सकता है, लिहाजा काफ़ी संभल कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। वित्त मंत्री ने कहा कि RBI का ऐसा मानना है कि मॉडर्न समय में कोई भी करेंसीज तभी आगे बढ़ सकती है जब उसको सरकार का समर्थन हो या फिर वो सेंट्रल बैंक की तरफ से जारी किया गया हो। लेकिन क्रिप्टो करेंसीज के मामले में ऐसा नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज कोई करेंसी है ही नहीं। ऐसे में वित्त मंत्री का ऐसा मानना है कि क्रिप्टो करेंसी से संबंधित कोई भी रेगुलेशन अगर बनाया जाता है तो उसमें काफ़ी सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। और RBI का तो ये मानना है कि क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया जाए और इससे संबंधित काफ़ी सख्त प्रावधान जो है वो लाने की ज़रूरत है। वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि क्रिप्टो करेंसी से संबंधित कोई भी रेगुलेशन पूरी दुनिया में एक कोलैबोरेशन के साथ लाने की ज़रूरत है। कोई भी देश अकेले इस पर आगे बढ़ता है तो उसका सही फ़ायदा नहीं होगा, इसको इफ़ेक्टिव तरीके से लागू नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब है कि सरकार ने साफ इस बात के संकेत दिए हैं कि क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर सरकार तुरंत कोई रेगुलेशन नहीं लाने जा रही है और जो मौजूदा प्रावधान है उसी के ज़रिए इसको डिस्करेज करने की कोशिश करेगी। कोई भी प्रावधान या कोई भी रेगुलेशन सरकार तब लाएगी जब ग्लोबल स्तर पर कुछ रेगुलेशंस आ जाएँ और उसको फिर उसके अध्ययन करने के बाद इसको लाया जाएगा। जहाँ तक रुपए में गिरावट का सवाल है, इस मसले पर वित्त मंत्री ने कहा कि सिर्फ रुपए में गिरावट नहीं हो रही है, डॉलर के मुकाबले दुनिया की जो बाकी करेंसीज हैं उसमें भी गिरावट हो रही है और जो मौजूदा मामला है वो डॉलर की मजबूती का है, बल्कि डॉलर की मजबूती का ज़्यादा है बल्कि रुपए में गिरावट का। अगर आप आंकड़ों पर नज़र डालें तो भले ही डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट हुई है, लेकिन दुनिया के कुछ तमाम करेंसीज़ के मुकाबले, जैसे आप यूरो मान लीजिए, येन ले लीजिए, उसके मुकाबले 2022 में अभी तक रुपए में मजबूती देखने को मिली है। रशिया यूक्रेन टेंशन की वजह से ज़्यादा दबाव बढ़ा है और साथ ही साथ जिस तरीके से विदेशी जो निवेशक थे उन्होंने भारतीय बाज़ारों से अपने पैसे निकाले हैं, 2022 में अभी तक करीब 14 बिलियन डॉलर का जो निकासी है वो देखने को मिली है, उसकी वजह से रुपए के ऊपर काफ़ी दबाव बढ़ा है। और अब खबर महंगाई के मोर्चे पर थोड़ी राहत लेकर जो आई है, पाम ऑयल की ओवर सप्लाई की खबर आ रही है। क्या है ये पूरी खबर, क्यों ये हालात बन रहे हैं और इसके भारत के लिए क्या मायने हो सकते हैं, जानने के लिए एक बार फिर से चलते हैं अपने साथी विश्वमोहन के पास। विश्वमोहन, बताएं कि पाम ऑयल के दाम गिरने वाले हैं, ओवर सप्लाई होने वाली है, इसका भारत के बाजार पर कैसा असर पड़ेगा और कब तक इसका असर देखने को मिलेगा?
देखिए, वीकेंड पे ये फैसला आया था इंडोनेशिया की तरफ से, उन्होंने एक्सपोर्ट लेवी को पूरी तरह से खत्म कर दिया। 31 अगस्त तक वहाँ पर कोई भी एक्सपोर्ट टैक्स नहीं लगाया जाएगा। $200 प्रति टन का एक्सपोर्ट टैक्स था पाम तेल पर इंडोनेशिया में। अब 1 सितंबर के बाद वापस से विचार करेंगे। उन्होंने एक प्राइस सेट कर रखा है, उस प्राइस के अगर ऊपर भाव जाता है तब ये एक्सपोर्ट टैक्स वापस से 1 सितंबर से लगाए जाएंगे। तब तक बिना एक्सपोर्ट लेवी के ही एक्सपोर्ट किया जाएगा। घरेलू बाजार में इंडोनेशिया जितना पाम तेल की बिक्री करेगा उससे 7 गुना कोटा उन्होंने एक्सपोर्ट के लिए दे रखा है। इसके अलावा मलेशिया से भी खबर ये आ रही है कि जुलाई में उनका स्टॉक 21-22% तक बढ़ सकता है, यानी ओवर सप्लाई की स्थिति इंडोनेशिया और मलेशिया में है। और जानकार ये भी बता रहा है कि इंडोनेशिया को अगले कुछ दिनों में 60 लाख टन पाम तेल एक्सपोर्ट करना मजबूरी है। ऐसे में डेफिनेटली भारत के लिए अच्छी खबर है। भले ही आज पाम तेल कीमतों में जबरदस्त तेजी दिख रही हो, रैली दिख रही हो, लेकिन ये तेजी जानकारों को लगता है कि टिकेगी नहीं और आने वाले दिनों में डेफिनेटली पाम तेल के दाम और नीचे गिरेंगे और उसका दबाव बाकी खाने के तेल की कीमतों में होंगी और वो खाने के तेल के दाम वहां पर सस्ती हो सकती हैं। किसानों की आमदनी को लेकर एसबीआई रिसर्च की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है। इसके मुताबिक किसानों की आमदनी पिछले 4 साल में लगभग 1.25 गुना तक बढ़ चुकी है। इस रिपोर्ट पर और क्या खास है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी विश्व मोहन। देखिए, फार्मर्स इनकम पर एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि FY18 यानी वित्त वर्ष 2018 से वित्त वर्ष 2022 के बीच किसानों की आमदनी 1.25 गुना से लेकर 1.25 गुना तक बढ़ी है और कुछ फसलों के किसानों की आमदनी तो 2 गुना से भी ज़्यादा बढ़ी है। जैसे महाराष्ट्र में सोयाबीन किसानों की आय पिछले 4 साल में 2 गुना से भी ज़्यादा बढ़ी है। वहीं कॉटन किसानों की आय कर्नाटक में 2 गुना से ज़्यादा बढ़ी है। और सिर्फ आमदनी सिर्फ किसानों की ही नहीं बढ़ी है, फार्मिंग सेक्टर से जुड़े हुए, एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए, एग्री अलाइड सेक्टर से जुड़े हुए लोगों की भी आमदनी 1.25 से 2.25 गुना तक बढ़ी है इस दौरान। ऐसा एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है और ये वजह है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में इस दौरान दाम तेज़ी से बढ़े हैं और उसका फ़ायदा यहाँ पर इंडियन फार्मर्स को भी मिला है। इसके अलावा सरकार की लगातार नए सरकारी स्कीम्स का भी किसानों को फ़ायदा मिला है और FY14 से लेकर अब तक किसानों के लिए जो MSP का जो ऐलान हुआ है उसमें भी करीब 2.25 गुना तक की बढ़ोतरी अब तक हो चुकी है अलग अलग फसलों के हिसाब से। उससे भी किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिली है। इसके अलावा पिछले 2-3 सालों में जिस तरह से इकोनॉमी की रफ्तार धीमी पड़ी है, लेकिन एग्री सेक्टर की ग्रोथ लगातार तेज़ी से बढ़ी है और अगर आप GDP में एग्री सेक्टर का योगदान देखें तो वो 14.2% से बढ़कर 19% के आसपास पहुंच चुका है। तो एग्री सेक्टर की अहमियत बढ़ती जा रही है और साथ ही एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो एक्सपोर्ट भी $50 बिलियन के पार निकल चुका है। तो तमाम ऐसी चीज़ें सरकार की तरफ से भी की जा रही है जिसका फ़ायदा किसानों को मिला है और डबलिंग फार्मर इनकम का जो मोदी सरकार का ने एक वादा किया था उसके बेहद करीब पहुंच चुके हैं और कई फसलों में तो वाकई किसानों की आमदनी यहाँ से 2 गुनी हो चुकी है। जी। और अब बात करेंगे इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज़ की। उद्धव ठाकरे को एक और झटका लग सकता है क्योंकि शिवसेना में जो टूट है वो रुक नहीं रही है। पार्टी में जारी है लगातार इस्तीफों का दौर। शिवसेना के 14 सांसद अब एकनाथ शिंदे गुट के साथ मिल चुके हैं। शिंदे गुट की बैठक में ऑनलाइन जो बैठक हो रही थी उसमें ये 14 सांसद मौजूद रहे। आज रात शिवसेना सांसदों को दिल्ली लेकर जाएंगे शिंदे और फडणवीस। इस वक्त की बड़ी खबर कि उद्धव ठाकरे को एक और झटका लग सकता है। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पहले एकनाथ शिंदे की अगुवाई में विधायकों ने बगावत की और अब पार्टी के सांसदों ने भी बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि आज मुंबई के ट्राइडेंट होटल में शिंदे गुट की बैठक में शिवसेना के 12 से 14 सांसद ऑनलाइन मौजूद थे। इस पूरी खबर पर लेटेस्ट अपडेट लेकर हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी केतन वैद्य। केतन, बताएं कि क्या है ये पूरा मामला। अभी विधायकों से वो निपटे थे कि और अब एकदम से खबर आ रही है कि 12 से 14 सांसद भी उन्हें छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। क्या उद्धव ठाकरे का पूरा कंट्रोल शिवसेना से जाता हुआ नजर आ रहा है?
जी देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें जो शुरुआती जानकारी मिल रही है वो दो किस्म की है। एक तो 12 से 14 जो सांसद है शिवसेना के, कुल मिलाकर 18 सांसद है शिवसेना के लोकसभा में, उनमें से लगभग 12 से 14 सांसद जो है वो ऑनलाइन मीटिंग में शरीक हुए थे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ। और ये बताया जा रहा है कि कल किसी तरह की आधिकारिक घोषणा वो कर सकते हैं। ये बड़ा झटका पार्टी के लिए होगा, क्योंकि एक हमने देखा कि विधायक दल जो है उसके 2/3 लगभग 40 जो विधायक है वो पहले ही बागी गुट के साथ गए हैं। और अब अगर सांसद जो है 12 से 14 अगर पार्टी का साथ या दामन छोड़ देते हैं तो फिर एक तरीके से संसद और विधायकों में दोनों तरफ एक तरह से एक टूट पार्टी की एक तरह से होगी। और एक बात और भी जो सामने आई है कि जो बागी गुट है उन्होंने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित की है, और उसमें जैसे आनंदराव अडसुल हुए या रामदास कदम हुए जो शिवसेना के बागी नेता थे और जिनको शिवसेना ने अपने पार्टी से निकाल बाहर किया है, आज उन्हीं को नेता बनाया है। तो एक तरीके से शिवसेना के अंदर भीतरघात तो हुआ ही है, ये बहुत ही छोटा शब्द होगा। एक तरीके से एक संवैधानिक स्थिति तैयार हुई है कि असली शिवसेना कौन सी है। और इसमें संजय राउत जो शिवसेना के प्रवक्ता, नेता और एमपी है, उन्होंने ये कहा है कि ये न्यायालय में पार्टी ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और ज़मीनी स्तर पे भी ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और ये इस पूरी प्रक्रिया जो बागी गुट ने की है, उन्होंने कहा है कि शिवसेना का हाईकमांड जो है वो मुंबई में ही है और एकनाथ शिंदे माना जा रहा है कि दिल्ली जाने वाले हैं और गृह मंत्री अमित शाह से वो मिलेंगे, क्योंकि अभी तक जो मंत्रिमंडल है उसका भी विस्तार नहीं हुआ है। तो इस पूरी प्रक्रिया को भी उन्होंने असंवैधानिक जताया है। फिलहाल पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो है वो कल क्या सांसद जो आज मीटिंग में शरीक हुए, क्या वो पार्टी के साथ रहते हैं या पार्टी का दामन छोड़ देते हैं। थैंक यू केतन, ये पूरी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। अब रुख करते हैं अगली खबर का। एयरलाइंस में आ रही तकनीकी खामियों के मुद्दे पर सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक अहम बैठक की है एयरलाइंस कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ। इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आया, बता रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश के संवाददाता समीर दीक्षित। एविएशन सेफ्टी को लेकर के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज सभी एयरलाइन के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात करी। खास बात यह कि मुलाकात सभी के साथ एक 1-on-1 मीटिंग थी और उसमें साफ तौर पे इस बात को कह दिया गया है कि सेफ्टी के पैमाने पर किसी भी तरीके से कोताही नहीं बरती जाएगी। साथ ही साथ एयरलाइन के जो प्रतिनिधि हैं उनसे कहा गया है कि वो अपने एयरक्राफ्ट में, एयरलाइन के पूरे ऑपरेशन में सेफ्टी के जो भी पैरामीटर्स हैं उसको पुख्ता करें, उसमें कहीं भी कोई लापरवाही को ना करें। इसके पहले एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रविवार को भी जो मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी हैं, साथ ही साथ एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके साथ भी बैठक करी थी। उसमें भी मकसद यही था कि जो हाल के समय में लगातार जो टेक्निकल ग्लिचेस के चलते सेफ्टी पर सवाल उठ रहे हैं, यात्री सुरक्षा पे जो सवाल उठ रहे हैं, वो दिक्कतें ना आए। और उस बैठक में भी मंत्री की तरफ से साफ कहा गया था कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है, लिहाजा इस दिशा में किसी भी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि पिछले 1-1.5 महीने में अलग अलग एयरलाइन, चाहे इंडिगो, विस्तारा, स्पाइसजेट, कोई भी एयरलाइन हो, सभी में लगभग ऐसे कई वाकये सामने आए जब टेक्निकल ग्लिच के चलते विमान को या तो उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी, प्रायोरिटी लैंडिंग करानी पड़ी, और इन सबके चलते सेफ्टी को लेकर के सवाल उठ रहे थे। लिहाजा इन बैठकों के बाद माना यह जा रहा है कि एयरलाइन पर एक्शन भी होगा, साथ ही सेफ्टी पैरामीटर पे और कड़ाई आने वाले वक्त में देखने को मिलेगी। और अगली खबर भी एविएशन सेक्टर पर ईटी नाउ स्वदेश की एक एक्सक्लूसिव खबर है। इंडिगो एयरलाइंस के एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस में लापरवाही को लेकर ऑल इंडिया एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस टेक्नीशियंस ने एयरबस किराए पर देने वाली कंपनी लेसर को चिट्ठी लिखी है। हमारे सहयोगी समीर दीक्षित इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, बताएं कि पूरी खबर क्या है। एविएशन में सेफ्टी को लेकर के इस वक्त एक चिंता ये जताई जा रही है कि हवाई जहाज क्या कितने सुरक्षित हैं। टेक्नीशियंस को लेकर के जो पिछले दिनों बवाल खड़ा हो गया था कि कई टेक्नीशियंस बड़े पैमाने पे छुट्टी चले गए थे, उनके चलते क्या एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में कहीं कोई चूक तो नहीं। इस दिशा में एक अहम डेवलपमेंट ये हुआ है कि ऑल इंडिया एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस एक बॉडी है, संस्था है, इसने एयरबस लेसर्स यानी कि वो कंपनी जो हवाई जहाज एयरबस एयरक्राफ्ट जो लीज पे देती है एयरलाइन को, उनको चिट्ठी लिखी और इस बात को लेकर के सवाल उठाया कि उनकी
उनके जो हवाई जहाज है भारत में उनकी मेंटेनेंस ठीक तरीके से नहीं हो रही है। ये भी आरोप लगाया गया कि चूंकि टेक्नीशियंस बड़े पैमाने पर छुट्टी चले गए थे, लिहाजा जो शेड्यूल मेंटेनेंस होना था उसको भी रखरखाव में देरी की जा रही है। इन आरोपों के साथ ही साथ एक गंभीर आरोप ये भी लगाया गया कि इंडिगो एयरलाइन, चूंकि उनके पास एयरबस एयरक्राफ्ट बड़ी संख्या में मौजूद है, तो उनके वरिष्ठ 2 अधिकारी सीधे तौर पे इसके लिए जिम्मेदार है, वो एयरक्राफ्ट का रखरखाव ठीक से नहीं कर रहे हैं। इन तमाम आरोपों के बीच में अपील ये भी की गई कि डीजीसीए, एविएशन रेगुलेटर और जो मंत्रालय है वो इस पे हस्तक्षेप करे, मामले का संज्ञान लेकर के एक्शन में वो नजर आए, एक्शन लेता हुआ दिखाई दे। इसको लेकर के डीजीसीए ने आधिकारिक कोई बयान नहीं दिया, लेकिन ये जरूर कहा कि मामले को संज्ञान में लिया गया है और इस दिशा में काम किया जा रहा है। जबकि इंडिगो ने ये पक्के तौर पे कहा कि एयरलाइन एक जिम्मेदार एयरलाइन है और वो जितने भी रेगुलेटरी नॉर्म्स है उनका पालन कर रही है। फिलहाल स्थिति ये है कि काफी हद तक स्थिति में इंप्रूवमेंट हुआ है। इंडिगो एयरलाइन के सभी जो हवाई जहाज हैं उनको अगर देखा जाए तो पंक्चुअलिटी के पैमाने पे भी वो इस वक्त काफी बेहतर परफॉर्म कर रही हैं। लेकिन ये जो सवाल उठाए गए इस चिट्ठी के जरिए वो अपने आप में एक इंट्रोस्पेक्शन की बात खड़ी करते हैं कि कहीं कोई चूक न रह जाए, लिहाजा हर तरफ से सेफ्टी को लेकर के कदम उठते रहें और उसमें कहीं कोई चूक न हो। एयरलाइन में तकनीकी खामियों की बढ़ती घटनाओं पर हमने बात की चेयरमैन इंटरनेशनल फाउंडेशन एविएशन, एरोस्पेस एंड ड्रोन्स के सन्नत कौल से। चलिए आपको दिखाते हैं कि उन्होंने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा। अगर क्वालिटी खराब है और कोई बात है तो उससे कोई खास मतलब नहीं, बट सेफ्टी इज पैरामाउंट और सेफ्टी के लिए इनको जितना ध्यान दे रहे हैं वो काफी नहीं है और देना चाहिए। अब क्या बात है, क्यों डीजीसीए अभी तक चुस्त नहीं था और अब लिख रहा है, इसका कोई समझ नहीं आ रहा है। एक ये है कि एकदम से एविएशन टेक ऑफ कर गया है, डीजीसीए का स्टाफ कामयाब है, उन्होंने चेक नहीं किया है। जो एयरलाइंस अपने एयरक्राफ्ट को बंद करके रखे थे उनको खोलने के लिए भी सिंपल चीज नहीं है, जैसे कि एक गाड़ी पड़ी हुई हो और उसको स्टार्ट करो। एयरक्राफ्ट को जो अंदर पहले बंद करके पड़ा हुआ था उसको स्टार्ट करने के लिए काफी कुछ और भी करना पड़ता है। तो ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या बात है और डीजीसीए का क्या रोल है इसमें। जो उनको होना चाहिए था कि सेफ्टी इंस्पेक्टर्स उनके होने चाहिए, सब कुछ देखना चाहिए। तो क्या हो गया है कि सडनली इतने सारे सेफ्टी इंसिडेंट्स हो रहे हैं। ये तो सोनली डीजीसीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और एयरलाइन की तो ही। एयरलाइंस ऑब्वियसली उन्होंने अपना पूरा सेफ्टी का जो बंदोबस्त है उसको पूरा ठीक नहीं किया है और इसलिए ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। इसके लिए एक बहुत ज़रूरी है कि डीजीसीए और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री इसको सीरियसली ले और देखे, हर एक एग्जामिनेशन करे, हर एक एयरक्राफ्ट का इंस्पेक्टर लगाए तो चेक करे कि क्या बात हो रही है कि इतने सारे केसेस हो रहे हैं। बर्ड हिट की एक अलग बात है, बर्ड हिट के लिए तो एयरपोर्ट अथॉरिटी की जिम्मेदारी है। बर्ड हिट्स एक पुरानी चीज़ है जिससे हम वास्ता रखते हैं, पर उससे कोई एयरलाइन से मतलब नहीं है। तो बट वो भी एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है, उसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी का भी रोल है। बर्ड हिट्स भी हुई है, पर इंजन फेलियर जो हो रहे हैं, 2 बार कराची में डाइवर्ट करके हवाई जहाज को लैंड करना पड़ रहा है, ये सीरियस इशू है। इसलिए इसमें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हिसाब से एयरलाइन की तो है ही, डीजीसीए की भी है कि उन्होंने सेफ्टी इंस्पेक्शन पूरा नहीं किया है। टेलीकॉम कंपनियों ने 5G स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए EMD यानी अर्नेस्ट मनी केंद्र सरकार के पास जमा करवा दी है। किस टेलीकॉम कंपनी ने कितनी रकम जमा कराई है और कौन सी कंपनी कितना स्पेक्ट्रम खरीदना चाहती है, ये सारी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सौम्य सरकार। टेलीकॉम कंपनीज ने EMD, जिसे अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट कहा जाता है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ डिपॉजिट कर दिया। अब ये EMD अमाउंट जो होता है वो स्पेक्ट्रम ऑक्शन के पहले टेलीकॉम कंपनीज को डिपॉजिट करना पड़ता है और ये जनरली इंडिकेट करता है कि कितने अमाउंट का स्पेक्ट्रम वो इंटेंड करते हैं बाय करने का स्पेक्ट्रम ऑक्शन में। अब अडानी डेटा नेटवर्क ने सिर्फ 100 करोड़ का EMD डिपॉजिट किया है, तो जो थंब रूल है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो वो स्पेक्ट्रम ऑक्शन में सिर्फ 875 करोड़ रुपीज़ का स्पेक्ट्रम खरीदना चाहते हैं। ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि अडानी डेटा नेटवर्क्स का कोई भी प्लान नहीं है कंज्यूमर बिजनेस में घुसने का। इनफैक्ट वो एंटरप्राइज बिजनेस में भी वो शायद कैप्टिव नेटवर्क के लिए ही ये स्पेक्ट्रम यूज़ करे, क्योंकि इतने कम स्पेक्ट्रम के साथ वो शायद कमर्शियल लॉन्च भी नहीं कर पाएंगे। भारतीय
भारती एयरटेल की अगर हम बात करें तो उन्होंने जो EMD अमाउंट डिपॉजिट किया है वो करीब 5,500 करोड़ का है, जो कि प्रीटी मच इन लाइन है एनालिस्ट एस्टिमेट्स के सामने। और इसका मतलब ये होता है कि वो करीब 48,000 करोड़ का स्पेक्ट्रम खरीदने चाहते हैं, जिससे वो पैन इंडिया 5G नेटवर्क डेवलप कर सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो उनका जो टेलीकॉम आर्म है रिलायंस जियो, उन्होंने जो EMD अमाउंट डिपॉजिट किया है वो काफ़ी ज़्यादा है, करीब 14,000 करोड़ का। इसका मतलब ये होता है कि वो करीब 1,22,000 करोड़ का स्पेक्ट्रम खरीदना चाहते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा है एनालिस्ट के एस्टिमेट्स के सामने। आखिर में अगर हम वोडाफोन आइडिया की अगर बात करते हैं तो उन्होंने एक मॉडेस्ट अमाउंट डिपॉजिट किया करीब 2,200 करोड़ का। इसका मतलब ये होता है कि वो स्पेक्ट्रम ऑक्शन में करीब 19,250 करोड़ का स्पेक्ट्रम खरीदना चाहते हैं। अब इससे वो शायद पैन इंडिया बेसिस पे 5G नेटवर्क ना खड़ा कर पाए, बट सिलेक्टेड सर्कल्स में 5G सर्विसेज ज़रूर शुरू कर पाएंगे। और एनालिस्ट का ऐसा मानना है कि मोस्ट लाइकली 17 की सर्कल्स पे फोकस करेंगे अभी के लिए। और अब बात करते हैं रायसीना की रेस की। कौन है इस रेस में सबसे आगे? पेश है इसी मुद्दे पर स्वदेश विशेष। देश के अगले राष्ट्रपति की किस्मत मतपेटियों में बंद हो गई है। जहां राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू थी, तो वहीं विपक्षी दलों ने यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा। सुबह 10 बजे से शुरू हुई वोटिंग, जिसमें करीब 4,800 निर्वाचित सांसद और विधायकों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। अब 21 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। इसी के साथ देश को 15वां राष्ट्रपति मिल जाएगा। 25 जुलाई को राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह होगा। बहरहाल अब यहाँ पर सबके दिलों में यही सवाल है कि रायसीना की रेस कौन जीतेगा। जहां एक तरफ एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को लेकर दावेदारी काफी मजबूत मानी जा रही है, दूसरी तरफ विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को लेकर भी काफी उत्सुकता है, क्योंकि यशवंत सिन्हा को पड़े वोट उनकी किस्मत का फैसला तो करेंगे ही, साथ ही साथ विपक्ष की एकजुटता को भी दर्शाएंगे। फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें आप साफ तौर से देख सकते हैं। एक है एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और दूसरे विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा। थोड़ी सी जानकारी इस बारे में आपको हम बता देते हैं। बीजेपी के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के मयूरभंज में जन्मी थी। वहीं वो झारखंड की पूर्व गवर्नर रह चुकी है, साथ ही ओडिशा सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुकी हैं। और इससे पहले वो बीजेपी की एसटी मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष भी थी। जबकि विपक्ष की राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा बिहार के पटना में जन्मे। यशवंत सिन्हा 2 बार केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे और एक बार 1992 और दूसरी बार 1998 में अटल सरकार में। इससे पहले वो 24 साल तक प्रशासनिक सेवाओं में भी रहे हैं। वहीं बीजेपी नेतृत्व से अनबन के चलते उन्होंने बीजेपी छोड़ दी और फिलहाल टीएमसी के सदस्य हैं। अब आपको दिखाते हैं आज की राष्ट्रपति चुनाव की एक झलक, जहां द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में दिग्गजों ने वोट डाला। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह मुर्मू के पक्ष में वोटिंग उन्होंने की। इसके अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी वोट डाले। चलिए तो पूरा अपडेट चुनाव को लेकर हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियादर्शी से बात करते हैं, जो लगातार यहां पर इस मामले को ट्रैक कर रहे हैं। ये बताएं, 5 बजे तक चुनाव खत्म हो जाने वाले थे, पूरी तरह से वोट डाले जाने वाले थे। फिलहाल क्या स्थिति है और अब कहां पर किसके पक्ष में क्या वोट पड़ा है आपके मुताबिक, और कुछ क्रॉस वोटिंग की भी यहाँ पर खबरें आई हैं? सबसे दिलचस्प बात यह है, जिसका जिक्र आपने भी किया, कि काफ़ी क्रॉस वोटिंग के जो इंसिडेंट है वो देखने को मिले हैं। सबसे ज़्यादा जो इस वक्त नुकसान होता हुआ दिख रहा है वो जो अपोजिशन पार्टीज़ के जो कैंडिडेट हैं
यशवंत सिन्हा, क्योंकि अपोजिशन पार्टीज़ की तरफ से कई पार्टियों के जो सांसद हैं अलग अलग राज्यों में, जो एमएलएज हैं, उन्होंने क्रॉस वोटिंग किया है और जो एनडीए की कैंडिडेट हैं द्रौपदी मुर्मू उनके सपोर्ट में वोटिंग की है। तो जाहिर तौर पे द्रौपदी मुर्मू के लिए रास्ता आसान होता हुआ दिख रहा है। हालांकि इसके अनुमान पहले से ही लगाए जा रहे थे और जितना समर्थन एनडीए के कैंडिडेट को मिल रहा था, करीब 27 पार्टियों ने एनडीए के कैंडिडेट का समर्थन किया है। कुछ वैसी पार्टियां जो कि इस वक्त एनडीए में नहीं है, जैसे कि शिवसेना, जेएमएम की बात कर लीजिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो नहीं है एनडीए के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने एनडीए के कैंडिडेट को समर्थन देने का फैसला किया है। उसके बावजूद कुछ ऐसी पार्टियां जो कि अपोजिशन कैंडिडेट को का समर्थन कर रही हैं, उनके भी एमपीज और एमएलए ने क्रॉस वोटिंग की है, इसकी घटनाएं आ रही हैं। ये बताया जा रहा है कि 60% से भी ज़्यादा वोटिंग जो है वो एनडीए कैंडिडेट के पक्ष में होता हुआ दिख रहा है और जाहिर तौर पे उनके जीत का रास्ता जो है आसान होता हुआ दिख रहा है। 15वीं राष्ट्रपति बनेंगी द्रौपदी मुर्मू अगर उनकी जीत होती है। 21 जुलाई को काउंटिंग होगी, 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ग्रहण समारोह है। तो जाहिर तौर पे ये जो चुनाव है काफ़ी दिलचस्प रहा है और खासकर अगर आप अपोजिशन पार्टीज़ के कैंडिडेट की बात ले लीजिए, यशवंत सिन्हा की, उन्होंने सोशल मीडिया का काफ़ी इस्तेमाल किया, अपील की, लगातार वो अपील कर रहे हैं सांसदों से और इस बात की भी उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग करे और उनके पक्ष में वोटिंग करे। लेकिन वो कितना सफल साबित हुआ है, उनका रास्ता कितना आसान हुआ है, इसका खुलासा तो 21 जुलाई को ही होगा। लेकिन जो आकलन, जो अनुमान, जो रुझान हमें दिख रहे हैं, जो जानकारियां हमें मिल रही है, उसके हिसाब से एनडीए कैंडिडेट का पलड़ा जो है भारी है। और अगर ऐसा होता है तो द्रौपदी मुर्मू देश की पहली महिला जो जनजाति कम्युनिटी से आने वाली राष्ट्रपति जो है वो साबित होंगी। बिल्कुल प्रकाश, धन्यवाद। तमाम डिटेल्स हमको देने के लिए नजर बनाए रखें, आपसे लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। लेकिन चलिए, इस पूरे मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए हमारे खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। विराग गुप्ता, संविधान विशेषज्ञ हमारे साथ है, डॉक्टर सुगुण अकर राजू, एसोसिएट प्रोफेसर जामिया मिलिया इस्लामिया, और अमिताभ तिवारी, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। डॉक्टर राजू, आपके पास आऊंगी मैं सबसे पहले। जिस तरह से रुझान दिखाई दे रहे हैं और जो हमारे संवाददाता ने भी जानकारी दी है, क्या आपको लगता है कि इस चुनाव के लिए कोई टक्कर है या सीधी जीत है? बिल्कुल मुझे तो कोई टक्कर नजर नहीं आ रहा, क्योंकि बीजेपी और एनडीए अलायंस को देख करके और उनका समर्थन, और साथ ही साथ बीजेडी आंध्रा में वाईएसआरसीपी और इवन टीडीपी और झारखंड में सोरेन वाली पार्टी, ये सारे जो है सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बात जो है वो जेंडर जस्टिस की और सोशल जस्टिस की भी बात है। और ममता बनर्जी ने इतना तक कहा था कि अगर एनडीए वाले इनका कैंडिडेचर को लेकर के हमसे पहले डिस्कस कर लिए होते, ये यूनानिमस हो जाता। इवन आई आल्सो थिंक दैट अगर दोनों रूलिंग पार्टी और अपोजिशन वाले कोऑर्डिनेशन करके एक कैंडिडेट को, क्योंकि आदिवासी कम्युनिटी जो है इंडिया में अभी तक इनकी रिप्रेजेंटेशन इस पद पर अभी तक नहीं हुआ है, 75 साल आज़ादी के बाद भी। और आदिवासी कम्युनिटीज देश के अंदर आपको 700 से अधिक जो है जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब्स कम्युनिटीज है, नॉर्थ ईस्ट में है, सेंट्रल इंडिया में है, साउथ इंडिया में है, द्रविडियन ट्राइब्स हैं। लेकिन अगर इनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन देखा जाए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देखा जाए, हम लोग मंगल पर पहुंच गए, लेकिन ऐसे पहाड़ी इलाके में जो लोग रहते हैं उनके पास दवाई और एजुकेशन, स्कूल टीचर वहां पहुंच नहीं पाता अभी भी 75 साल आजादी के बाद भी। तो इसको देखते हुए एक सोशल जस्टिस की बात आती है और दूसरी जेंडर जस्टिस की भी बात है। एक ब्राह्मण महिला या अपर कास्ट की महिला की एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में या पब्लिक लाइफ में, और एक आदिवासी महिला की एक्सपीरियंस जो है अपनी पब्लिक लाइफ में, प्राइवेट लाइफ में, आपको बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क इसमें नजर आता। तो देयरफॉर इस तरह का आदिवासी कम्युनिटी से, और दूसरी बात जो राष्ट्रपति का जो पद है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, और इसमें खास करके शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट को रिप्रेजेंटेशन देने की बात हो और उनकी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात हो, जो संविधान के अंदर जो प्रोविजंस हैं उनकी प्रोटेक्ट करने की, इनकी इंटरेस्ट की प्रोटेक्ट करने की बात हो, उसमें राष्ट्रपति और गवर्नर की अहम रोल है।
तो देयरफॉर इसको देखते हुए मुझे लगता है कि शी इज द बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट द कंट्री कैन हैव, एंड शी इज हर विनिंग चांसेस जो है वो एक तरफा मुझे नजर आ रहा है। चलिए, आपके मुताबिक कैंडिडेट तो ये बिल्कुल सही है द्रौपदी मुर्मू की आप बात कर रहे हैं, जिनको फिलहाल लग तो नहीं रहा है कि कोई टक्कर मिल रही है। लेकिन थोड़ा सा हम जिस प्रक्रिया के तहत ये चुनाव किए जा रहे हैं विराग जी, उस पर बात करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं गोपनीयता की कमी यहाँ पर दिखाई दे रही है। जिस तरह से राष्ट्रपति पद के चुनाव होने चाहिए, अब क्या ऐसा आभास नहीं आ रहा कि ये ज़्यादा पॉलिटिकल हो गए हैं, ज़्यादा राजनीतिक तरीके से कंडक्ट किए जा रहे हैं? देखिए, सारे देश में सारे चुनाव राजनीतिक तौर पर ही होते हैं और उसके बाद फिर जीतने के बाद संविधान के तहत लोग अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। और इन चुनावों को हम अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से पहले देखें तो दो बड़े महत्व हैं। पहला कि जब देश के आसपास और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब कई जगह स्टेबिलिटी खत्म हो गई है, उस समय एक बड़े स्वस्थ तरीके से देश में भारत में चुनाव हो रहे हैं। और दूसरा ये कि जनजाति आदिवासी समुदाय की महिला का एक जो चयन है, जो इलेक्शन होगा, वो एक बहुत ही एक अच्छी बात है, जिसमें क्योंकि संविधान में वंचित वर्गों के लिए जो सामाजिक न्याय की बात की गई है, मूल अधिकारों की बात की गई है, तो उस लिहाज से एक प्रतीकात्मक और व्यवहारिक तरीके से एक अच्छी बात है। अब इन चुनावों के आपने जो बात बोली कि इन चुनावों में गोपनीयता नहीं है, राजनीतिक तौर पे है, तो इन चुनावों के 3 महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने की जरूरत है, जो संविधान और कानून के हिसाब से उनको बड़ा विशिष्ट बनाते हैं। पहला ये कि नॉर्मली राजनीतिक दलों के विधायक और सांसद राजनीतिक दलों के कहने पर उनको वोट देना मजबूरी होता है, और कई बार व्हिप जारी होता है, जैसा हमने महाराष्ट्र में कई चीजों में देखा। और व्हिप का उल्लंघन करने पर दल बदल कानून यानी 10th शेड्यूल के तहत उनकी सदस्यता खत्म हो सकती है। लेकिन राष्ट्रपति चुनावों में उल्टा है, यहाँ पर कोई व्हिप लागू नहीं होता है, और अगर कोई किसी तरीके से किसी को फोर्स करने की कोशिश करे तो चुनाव आयोग की इंस्ट्रक्शंस हैं कि आईपीसी के 171C के तहत उसके खिलाफ जो व्यक्ति किसी को दबाव डाल करके वोट डलवाए, उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो यहाँ पर एक फ्री एंड फेयर है कि कोई जो अपने हिसाब से अगर चाहे तो वोट डाल सकता है, और राजनीतिक दल उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि ये चुनाव लगभग 50 साल पुराने जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर हो रहे हैं, जो बड़ी अजीब बात भी है। लेकिन उसके बारे में संविधान में 2 प्रावधान किए गए। एक बार 1976 में 42nd अमेंडमेंट किया गया, और उसके बाद फिर 84th अमेंडमेंट किया गया, जिसके तहत 1971 की जनगणना के आधार पर ही विधायकों के वोटों का मूल्य निर्धारित हो रहा है। और उसका पर्पज ये था कि देश में परिवार कल्याण, जनसंख्या नियंत्रण हो, और ये आगे 2026 में ही चीजों को दोबारा रिव्यू किया जाएगा। उसके पीछे पर्पज ये था, ऐसा नहीं हो कि जो राज्य ज्यादा जनसंख्या बढ़ा रहे हैं उनको ज्यादा वेटेज मिले। ये दूसरी बात है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट में 1989 में संशोधन करने के बाद देश में ईवीएम का सिस्टम ग्रेजुअली लागू हुआ, लेकिन इन चुनावों में ईवीएम मशीन नहीं लागू इस्तेमाल होता है, और बैलेट पेपर के बेसिस पे ही चुनाव होते हैं। सांसदों के बैलेट पेपर का रंग ग्रीन होता है, विधायकों का बैलेट पेपर का रंग पिंक होता है। और उसकी वजह यह है कि जिससे कि जो अलग अलग वोटों की गणना होती है, अलग अलग हर राज्य के वोटों का मूल्य होता है, तो अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बनी है जिसके बेसिस पे जो सॉफ्टवेयर बनना चाहिए ईवीएम के लिए। तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग के लिए चुनौती की बात है, और अगली बार ईवीएम मशीन से राष्ट्रपति पद का चुनाव हो, इसके लिए चुनाव आयोग को सही तरीके की तकनीकी एक कोशिश करनी चाहिए। अमिताभ जी, सवाल यहाँ पर पूरी प्रक्रिया को लेकर भी है। कितनी सटीक आपको ये प्रक्रिया लगती है? कहाँ कहाँ कमियाँ आपको लगता है कि इस प्रतिक्रिया में है, जो कि एक लूपहोल की तरह काम करती है, और अब वक्त आ गया है कि इन लूपहोल को एड्रेस किया जाए और पूरी प्रक्रिया में बदलाव लाया जाए? देखिए, अगर दूसरे देशों की से तुलना की जाए तो हमारा जो सिस्टम है वो काफी रोबस्ट है। काफी कंट्रीज में यही फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस वोट्स और सीक्रेट बैलेट जो है
सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यही यूज होता है राष्ट्रपति चुनाव के लिए। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो यूएस का राष्ट्रपति चुनाव जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, उसमें काफी दिन लग जाते हैं नतीजे आने में, और यहाँ पे हमारे यहाँ जो नतीजे हैं वो काफी जल्दी आ जाते हैं। तो अगर पूरे वर्ल्ड से कंपेयर किया जाए तो हमारा सिस्टम ठीक ठाक है, अच्छा है, दुरुस्त है, और इसमें ज्यादा गुंजाइश की बात नहीं, क्योंकि जो क्रॉस वोटिंग भी जो अलाउ करी जाती है वो इसलिए की जाती है क्योंकि जो एमपी और एमएलए हैं वो लोगों के जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन ये व्हिप सिस्टम के कारण वो कभी भी अपने मन की जो बात है वो उसको फॉलो नहीं कर पाते। तो इसलिए राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग या कॉन्शियस वोट अलाउ किया गया है। व्हिप जारी नहीं कर सकती पार्टी, ताकि यहाँ पे कम से कम जो है वो अपने हिसाब से अपने मन की बात को सुनते हुए किसी न किसी को वोट दें। ईवीएम की बात हमारे पैनलिस्ट ने करी थी। इसमें क्या होता है कि हर एक जो वोटर है, जो एमपी एमएलए है, उसको फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस और इस तरह से वोटिंग करनी होती है। इसलिए शायद ईवीएम पे इसको कैप्चर करना काफी मुश्किल है। हालांकि ये बात जरूर है कि जो सेकंड प्रेफरेंस वोट है वो सिर्फ एक बार ही 1969 में वीवी गिरी और नीलम संजीव रेड्डी के बीच में जो चुनाव हुआ था उसमें ही यूज हुआ था, और उससे और बाकी सारे चुनावों में आज तक फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स के आधार पर ही जो निर्णय ले लिया जाता है। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज नेता मौजूद थे। वहीं नामांकन दाखिल करने के बाद जगदीप धनखड़ ने कहा कि आज एक साधारण किसान का बेटा नामांकन दाखिल करके आया है। मैं पीएम मोदी का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया। कि साधारण किसान का बेटा आज नॉमिनेशन कर आया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री का कृतज्ञ हूं, लीडरशिप का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने मुझे यह सुअवसर दिया। मेरी पृष्ठभूमि को देखते हुए मेरा निरंतर प्रयास रहेगा कि भारतीय राजतांत्रिक व्यवस्था का, प्रजातांत्रिक मूल्यों का बढ़ोतरी हो। ये मेरा प्रयास रहेगा। आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ और पहले ही दिन बढ़ती महंगाई पर लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। इसके कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर देनी पड़ी। 12 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में संसद की 18 बैठकें होनी है। इस सत्र के दौरान सरकार ने 32 बिल लिस्ट करवाए हैं। देश को नए राष्ट्रपति, नए उपराष्ट्रपति, उनका मार्गदर्शन प्रारंभ होगा। हम हमेशा सदन को संवाद का एक सक्षम माध्यम मानते हैं, तीर्थ क्षेत्र मानते हैं, जहां खुले मन से संवाद हो, जरूरत पड़े तो वाद विवाद हो, आलोचना भी हो। मैं सभी आदरणीय सांसदों से यही आग्रह करूंगा कि गहन चिंतन, गहन चर्चा, उत्तम चर्चा और सदन को हम जितना ज्यादा प्रोडक्टिव बना सके, सदन को जितना ज्यादा फ्रूटफुल बना सके, उसलिए सबका सहयोग हो और सबके प्रयास से ही लोकतंत्र चलता है। पीएम मोदी ने एक बार फिर से डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया। दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित NIIO सेमिनार में उन्होंने कहा कि भारतीय सेनाओं में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य 21वीं सदी के लिए बेहद जरूरी है।
75 इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज का निर्माण एक प्रकार से पहला कदम है। हमें इनकी संख्या को लगातार बढ़ाने के लिए काम करना है। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि भारत का जब अपनी आजादी के 100 वर्ष का पर्व मनाए, उस समय हमारी नौसेना एक अभूतपूर्व ऊंचाई पर हो। डिफेंस से जुड़ी हर छोटी छोटी जरूरत के लिए विदेशों पर निर्भरता हमारे देश के स्वाभिमान, हमारे आर्थिक नुकसान के साथ ही रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा गंभीर खतरा है। इस स्थिति से देश को बाहर निकालने के लिए 2014 के बाद हमने मिशन मोड पर काम शुरू किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश।